हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले गार्बेज कलेक्टर के बारे में। ये लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि स्टैक और हीप मेमोरी कैसे काम करती है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो स्टैक और हीप मेमोरी है उसके अंदर अगर गार्बेज डेटा कलेक्ट होता है, अगर उसके अंदर अनयूज वेरिएबल कलेक्ट होते हैं तो वो कैसे क्लीन होता है, किस तरह से ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट इंजन और गार्बेज वैल्यू को क्लीन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं। देखिए गार्बेज कलेक्टर क्या है। देखिए गार्बेज कलेक्टर इज ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैनेज मेमोरी बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग ऑब्जेक्ट दैट आर नो लॉन्गर इन यूज और कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि गार्बेज कलेक्टर एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो उन वेरिएबल्स को रिमूव करता है जिन वेरिएबल्स की ना कोई रीच नहीं है, मतलब वो वेरिएबल बिल्कुल यूज में नहीं हो रहा। भैया अब कैसे रीच नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये मेरे पास दो मेमोरी है। अब इसका नाम दे देते हैं मैं स्टैक मेमोरी, इसका नाम दे देते हैं हीप मेमोरी। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू एक रेफरेंस ले लिया 0x123 और मैंने यहाँ पे ले लिया 0x123 जो है एक ऑब्जेक्ट है, और एक और ले लिया मैंने यहाँ पे 0x234 एक एरे है। ठीक है ना। और यहाँ पे z की वैल्यू नल। अब देखो ये हुआ कैसे। जैसे ना कि सपोज x की वैल्यू पहले एक ऑब्जेक्ट और z की वैल्यू एक एरे थी। ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो जेड की वैल्यू चेंज हो गई, जेड की वैल्यू नल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों का रेफरेंस तो बन रहा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों तो मेरे पास में रेफरेंस इन दोनों का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना। मगर ये रेफरेंस हट चुका है, ये वाला ना रिमूव हो चुका है, क्योंकि जेड की वैल्यू चेंज हो चुकी है। पहले जेड की वैल्यू तो इसका रेफरेंस होगी, बाद में इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ये वैल्यू गार्बेज हो गई, इस वैल्यू का यूज नहीं है। इसी वजह से गार्बेज कलेक्टर की जरूरत पड़ी। यार मेरे को ये जो अनयूज डेटा है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, डेटा चेंज कर देते हैं, फिर भी उसके रेफरेंस पड़े होते हैं, तो यार हमें रिमूव तो करना पड़ेगा ना। रिमूव नहीं करूंगा तो मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। अब बात करते हैं ना कि गार्बेज कलेक्टर को पता कैसे चलता है कि इस वैल्यू को रिमूव करना है। तो भैया वो रीच चेक करता है। रीच चेक करने का मतलब है कि तो इसे रिमूव नहीं करेगा और जो डेटा नहीं अवेलेबल है उसको रिमूव कर देगा। इवन गार्बेज कलेक्टर एक मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम पे भी काम करता है, जो क्या करता है ना कि डेटा को चेक करता है कि उसका रेफरेंस है कि नहीं है और उसके अकॉर्डिंग रिमूव करता है। देखिए हमें पता है कि ना दो तरह की मेमोरी होती है, स्टैक और हीप। अब स्टैक मेमोरी के अंदर क्या जो डेटा स्टोर होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और हीप मेमोरी में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। मेमोरी होती है ना बहुत फास्ट होती है, उसके अंदर हमें गार्बेज कलेक्टर की जरूरत ही नहीं होती। वो क्या करती है, खुद ब खुद डेटा को रिमूव करती है। अब एक केस है, सपोज दो तरह के वेरिएबल मैंने बनाए, एक बनाया लोकल वेरिएबल है और एक बनाया ग्लोबल वेरिएबल। चलो मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा सा। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया सम, जिसके मैंने दो वैल्यूज ली ए और बी, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया टोटल इक्वल टू और रिटर्न कर दिया टोटल। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर चार चीजें हैं। एक तो फंक्शन का नेम है, एक पैरामीटर है, लोकल वेरिएबल है और रिटर्न स्टेटमेंट है। अगर फंक्शन कॉल होता है तो इन वेरिएबल्स को, ये जो वेरिएबल है हमारे पास में, इनको मेमोरी एलोकेट करेगा। और जब फंक्शन की कॉल खत्म हो जाएगी तो कॉमन सी बात है ये अनयूज हो जाएंगे, अनरीचेबल हो जाएंगे। इसको रिमूव करने वाला चाहिए ना कोई इसको रिमूव करे। यहाँ पे कंसेप्ट काम करता है इन्हें क्लीन करने का। उस कंसेप्ट को कहते हैं स्टैक फ्रेम। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है ना तो वो क्या करता है, एक ब्लॉक बनाता है, स्टैक फ्रेम ब्लॉक बनाता है। फंक्शंस के कॉल के सारे डेटा को रखता है, जैसे कि उसके अंदर उसका नेम, उसके पैरामीटर, वेरिएबल और रिटर्न। ये चार चीजें इसके अंदर स्टोर करेगा। जैसे ही फंक्शन रिटर्न करेगा ये क्या कर देगा, इसको स्टैक से रिमूव कर देगा, इसको हटा देगा और हर बार एक नया स्टैक फ्रेम बनाएगा। यानी स्टैक मेमोरी के अंदर गार्बेज कलेक्टर की जरूरत ही नहीं है। जो अनयूज डेटा है या तो वो ओवरराइट हो जाता है या तो स्टैक फ्रेम उसे ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। यानी स्टैक मेमोरी एक फास्ट मेमोरी है, किसी भी एल्गोरिदम की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा रिमूव होगा। अब बात करते हैं हीप मेमोरी। हीप मेमोरी के अंदर अगर मुझे अनयूज डेटा रिमूव करना है, फिर मुझे रेफरेंस को चेक करना पड़ेगा, रेफरेंस है कि नहीं है, तभी तो अनयूज डेटा रिमूव करूंगा। अब गार्बेज कलेक्टर को ये पता करने के लिए कि कौन सा डेटा रिमूव करना है, उसके लिए उसके पास एक एल्गोरिदम है, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम, जिसको उसने तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मार्क, दूसरा होता है स्वीप और थर्ड होता है कॉम्पैक्ट। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले मैं दो मेमोरी बना, मैं इसके अंदर एक मेमोरी बनाई, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे एक और एड बना दिया, एक और बना दिया, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं स्टैक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसका नाम देते हैं हीप। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
कुछ डेटा ले लेता हूँ। सो मैंने x की वैल्यू 0x123 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0x123 इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ y की वैल्यू 0x123 और z की वैल्यू नल, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक और ले लेता हूँ 0x124, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ले लिया, एक और ले लेते हैं 0x125, ठीक है। ये मैंने 3 डेटा ले लिए। अब पहला फेज कौन सा है, मार्क। सो मार्क फेज क्या करेगा, पहले मार्क करेगा या तो डॉट लगाएगा। वो क्या करेगा, अच्छा इसको चेक करेगा, इसको पहले ये वैल्यू इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मार्क करेगा। चलो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू इसके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अब अगली वैल्यू इसको चेक कर लेते हैं, ये किसके साथ है, ये भी इसी के साथ है, बिल्कुल मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर ये वैल्यू किसी के साथ नहीं है, छोड़ दो। बेसिकली ये 2 मार्क कर दिया, यानी हमारे पास में ये वैल्यू जुड़ी पड़ी है, मार्क हो गया, डॉट लग गया, ये दोनों वैल्यू जुड़ी नहीं है। अब अगला आता है स्वीप फेज। स्वीप फेज क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि कौन कौन सी वैल्यू मार्क है उनको छोड़ देगा, और जो वैल्यू मार्क नहीं है उसको रिमूव कर देगा, यानी वो क्या करेगा, इसको हटा देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ले लेता हूँ थोड़ा सा और समझाने के लिए। p की वैल्यू एक मैं यहाँ पे इसे ब्लैक कर देता हूँ, p की वैल्यू 0x45, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे भी करता हूँ 0x456 इक्वल टू, ठीक है। तो अब सपोज कि ये भी मार्क है तो इसे मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी मार्क है। तो अब स्वीप एल्गोरिदम क्या कर रही है, इन दोनों को हटाएगी और इन दोनों को रख लेगी, ठीक है ना। ये दोनों रख लेगी और ये दोनों रिमूव कर देगी। अब तीसरा फेज आता है कॉम्पैक्ट फेज। तो कॉम्पैक्ट फेज क्या करेगा, यार ठीक है ये दोनों हट गए, तो एक काम करते हैं इन दोनों को हटा देते। तो कॉम्पैक्ट फेज क्या करेगा, चीजों को पास पास लेके आएगा, यानी इसको वो क्या करेगा, थोड़ा सा पास लेके आएगा यार, कि ना मेमोरी को कम टाइम लगे, गार्बेज कलेक्टर को कम टाइम लगे। अगली बार वो क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा, पास करेगा, मतलब एक कम स्टोरेज में उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा। इस 3 फेज के साथ में हीप मेमोरी काम करती है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है कि पहले चीजों को मार्क कर रहा है, फिर चेक कर रहा है, फिर हटा रहा है। V8 इंजन ने इस हीप के प्रोसेस को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया। इसने बोला कि इसको 2 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज हो गया न्यू स्पेस और दूसरा हो गया ओल्ड स्पेस। चलो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट एक्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और एक ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट डेटा, और उसके अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी लेट पी, ठीक है ना, और रिटर्न पी कर देते हैं, ठीक है ना। अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, क्या होगा कि ना इसकी भी मेमोरी एलोकेशन होगी, कॉमन सी बात है, हीप मेमोरी में जाएगा, ये भी जाएगा, फंक्शन कॉल भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ये ऑब्जेक्ट भी स्टोर होगा। अब ये तो हीप मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगा ना, पी स्टैक में जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट हीप में ही जाएगा ना। बट आप सोचो ये जो फंक्शन है ना, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये कुछ देर के लिए कॉल होगा, थोड़ी देर बाद स्टैक से रिमूव हो चुका होगा, मगर उसका जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वहीं का वहीं रहेगा। ये क्या है, स्टेबल ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है ना। और एक ऑब्जेक्ट है भैया जो थोड़ी देर तक रह भी रहा है, बाद में रिमूव हो जा रहा है, क्योंकि फंक्शन की कॉल तक तो रहेगा, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। अब हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम चलाऊंगा, तो कॉमन सी बात है कि टाइम तो लगेगा। तो इसने क्या किया, 2 अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर दी। चलो इसको समझते हैं। इसने क्या किया, 2 स्पेस बनाए। पहला स्पेस बनाया न्यू स्पेस और दूसरा स्पेस इसने बनाया ओल्ड स्पेस। इसने बोला कि ना कोई भी आपके पास में डेटा आता है, पहले वो क्या करेगा, इसकी मेमोरी को, इसके डेटा को वो न्यू स्पेस में डालेगा, और न्यू स्पेस के अंदर एक ना माइनर जीसी, माइनर क्या, गार्बेज कलेक्टर चलता है। वैसे इसका नाम हम स्कैवेंजर गार्बेज कलेक्टर भी करते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही ना इसके अंदर पहले क्या करेगा, जितने भी डेटा है ना उसको इसके अंदर डालेगा, इस हीप मेमोरी में डालेगा। ये टोटल, ये सारी क्या है हमारे पास में, हीप मेमोरी है। और जैसे ये मेमोरी फुल हो जाएगी ना, तो ये ना स्कैवेंजर गार्बेज कलेक्टर चलेगा, ये चेक करेगा ना कि कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बाकी है, और जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बाकी है ना, वो उसको ओल्ड स्पेस में डालेगा, और ओल्ड स्पेस में फिर से मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम चलेगी, जैसे हमारी काम कर रही है कि वो एक एक चीज को मार्क कर रहा है, उसके बाद वो रिमूव कर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि गार्बेज कलेक्टर किस तरीके से काम करता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।